हेलो स्टूडेंट्स, आज जो दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स देखें, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही आपका ये 6th चैप्टर है जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर करने वाला है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और सबसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो भाई सिस्टम है पूरा का पूरा, किसके थ्रू बनता है, कैसे बनता है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई ब्रेन की बात करी जाती है। जब ब्रेन का जिक्र किया जाता है तो बॉडी में जितना भी कनेक्शन एक सिस्टम जो मेंटेन किया जा रहा है, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कराने के लिए, रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका नर्वस सिस्टम ही है। नर्वस सिस्टम के यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम के यूनिट का नाम है न्यूरॉन। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कैपिटल्स में लिख रही हूँ। हमने क्या बात करी? हमने बात करी नर्वस सिस्टम के यूनिट की। जब आप बात करते हैं तो हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन पूरी की पूरी बॉडी में डिफरेंट क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यूरॉन का ही एक नेटवर्क पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कोई भी सिंगल पार्ट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता जहाँ पे न्यूरॉन्स की प्रेजेंस ना हो। मतलब जितना भी केमिकल स्टिमुलेशन हमारी बॉडी से लिया जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाई जाती हैं, वो सब की सब किसकी वजह से करवाई जाती हैं? न्यूरॉन की वजह से करवाई जाती हैं। मतलब बेसिकली जो भी सडन एक्शन बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, जैसे मैंने अभी लास्ट आप लोगों को जितने भी पूरी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में आप लोगों को हर पार्ट में लास्ट में मैंने एक डिस्कशन दिया जो कि बताता था ब्रेन से कोऑर्डिनेशन। मतलब डाइजेस्ट सिस्टम का ब्रेन से क्या कोऑर्डिनेशन है, रेस्पिरेशन में ब्रेन का क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकली हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है, वेंटिलेशन को बढ़ा दिया जाता है। फिर हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, किस तरीके से ब्रेन से वैसोप्रेसिन और एडीएच निकलते थे और आपके जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देते थे। फिर हमने आगे पढ़ा था कि जब हमने ये आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था, वो भी आप न्यूरॉन से कनेक्टेड था। तो हर टॉपिक के लास्ट में फिजियोलॉजी के हमने क्या देखा? हर टॉपिक में लास्ट में हमने देखा कि हर जगह पे हर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला पार्ट जो था वो कौन था? ब्रेन था। यही ब्रेन जो बना रहा है, या जो मैं बोलूँ कि भाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का या नर्वस सिस्टम का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो कौन है? ब्रेन है। अब ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन नर्वस सिस्टम का ब्रेन है, ये ब्रेन बना किन चीज़ों से होता है, किस चीज़ से मिलके बना है, कैसे सिस्टम बनाता है? तो यहाँ पे अब सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है। कोई सिस्टम को हमें नहीं, मतलब सिस्टम के कोई डिफरेंट पार्ट्स नहीं पढ़ने। जैसे सर्कुलेशन में पढ़ा ब्लड है और आपके हार्ट है, और हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा कि नेफ्रॉन्स हैं, किडनी है, यूरेटस है, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं। डाइजेशन में पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़े। ऐसी नर्वस सिस्टम में हमें कोई ऐसे पार्ट्स नहीं पढ़ने। एक पार्ट है जो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को अपने पीछे रन करवा रहा है, दैट इज़ योर न्यूरॉन। अब जब भी आप न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी का एक लॉन्गेस्ट सेल है। ये हमारी बॉडी का एक कैसा सेल है? सबसे पहली चीज़, it is the longest cell. Power of regeneration is 0. Power of regeneration is not there. रीजनरेशन का मतलब अगर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, मर जाता है, तो क्या दोबारा से आएगा? नहीं आएगा। यही जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, ये न्यूरॉन का नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर होता है, और यही क्या बनाता है? आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो इस न्यूरॉन को पढ़ने से पहले मैं नर्वस सिस्टम के आपको 2 पार्ट्स बताती हूँ। कौन कौन से 2 पार्ट्स बताती हूँ? देखें,
जब आप न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। नर्वस सिस्टम पहला पार्ट है आपका क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स बनाए में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ब्रेन एंड सेकेंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में का जो यूनिट है वो है आपका न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड पार्ट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन 2 चीज़ें बनाता है, एक तो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाता है। यहाँ पे जो नर्व्स की बात की जा रही है, न्यूरॉन्स की बात की जा रही है, इसको हम डिवाइड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आपके 2 रीजन्स में। एक तो आपकी एफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरे हम बात करते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। एक हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहला एफरेंट नर्व फाइबर्स, पेरिफेरल में ही 2 पार्ट, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के नर्व सिग्नल को बॉडी में लाने वाले और ले जाने वाले क्या बनाते हैं, आपके पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका क्या बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। ओके, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर 2 नर्व फाइबर्स होते हैं। एक तो एफरेंट नर्व फाइबर्स, मतलब हमारे सिग्नल को ब्रेन से स्टिमुलस तक ले जाने वाले, और दूसरे नर्व फाइबर्स होते हैं स्टिमुलस से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ले जाने वाले। तो पहला हमने पढ़ा एफरेंट नर्व फाइबर और दूसरा हम पढ़ रहे हैं आपका एफरेंट नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स। ओके, सो ये जो 2 पार्ट्स हैं एफरेंट नर्व फाइबर और एफरेंट नर्व फाइबर, ये आपका क्या बनाते हैं, पीएनएस बनाते हैं। मतलब क्योंकि नर्व के नेटवर्क का आप बात कर रहे हो तो ये जो नेटवर्क है ये है आपका सीएनएस। तो पीएनएस और सीएनएस के नाम से ही ना जाना जाता है। पेरिफेरल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तरीके का आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शन में भी होता है। सोमैटिक वो जो आपके कंट्रोल में है, आपके विल पावर में है, आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है वो आप करते हैं, जो नहीं करनी वो नहीं करते। ये सारा का सारा जो नर्वस कंट्रोल करवाया जाता है, ये करवाया जाता है सोमैटिक नर्व फाइबर से। एंड whenever you are talking about the autonomic nervous system, तो autonomic nervous system हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी इन फंक्शन होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी इन नेचर, इनवॉलंटरी इन नेचर। ये है आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसी चीज़ को लेके हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो देखें,
तो ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का डिवीजन है, जिसमें आप अब भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो चीज़ें हैं, एक तो स्टिमुलेटरी है, मतलब जो कि किसी भी पार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। और जब आप बात करते हो किसी भी सिस्टम को रोकने के लिए, तो उसी के अलोंग जो रन कर रहा है वो क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। मतलब एक सिस्टम जो कि स्टिमुलेट कर देगा, दूसरा सिस्टम जो कि उसी पार्ट को क्या कर देगा, रोक देगा। ये सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्टेड हैं, नर्व से कनेक्टेड हैं, ये सब कुछ अभी हम डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोगों को वही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ हम समझ रहे हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम को रन कराने के लिए कौन सा यूनिट जो है, जो लाने और ले जाने का काम करता है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मैं आपको बात कर रही हूँ सबसे पहले किसकी, न्यूरॉन की। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया, ये सब चीज़ें हमें फर्दर पढ़नी है, पर सबसे पहले हमें समझना है किसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। सो देखिए, न्यूरॉन हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जिसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये जो सेल्स हैं ये आपके न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अब न्यूरॉन्स को आपने अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पार्ट्स पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि भाई जो न्यूरॉन है उसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ओके, तो मल्टीपोलर है, बाईपोलर है, यूनिपोलर है, एपोलर है। ठीक है, उसके बाद माइलिन शीट पे प्रेजेंस है या फिर नहीं है, तो माइलिनेटेड हो गया, नॉन माइलिनेटेड हो गया। फिर मैं बात कर रही हूँ तीसरा, कि जब आप बात करते हैं आपकी इसी न्यूरॉन को आगे बढ़ के हम समझते हैं कि भाई ये जो न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, तो उसको फिर हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई सिग्नल को लाने का काम करता है या फिर ले जाने का काम करता है, या लाने ले जाने का, दोनों का काम करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेंड्राइट की प्रेजेंस की बेसिस पे, माइलिन शीट की प्रेजेंस के बेसिस पे, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये न्यूरॉन है क्या, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और इस न्यूरॉन से किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट किया जाता है वो पूरा का पूरा डिस्कशन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दूँगी। देखें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सी, न्यूरॉन में कंडक्शन कैसे होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ये न्यूरॉन एक्चुअली है क्या, कंफ्यूज नहीं होते हम बहुत सारी जगहों पे कभी कभी मतलब मैं आपको फोकस करती हुई इसलिए चल रही हूँ, हालांकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ऐसा होता नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए पर फिर भी होता है। हमें न्यूरॉन बोला जाता है तो हमारे दिमाग में नेफ्रॉन आ जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन आ जाता है। तो दोनों को जब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूरॉन बोला है तो आप पहले फोकस करो न्यूरॉन क्या है, फिर वो बोल रहा है नेफ्रॉन, तो आपको पता करना, मतलब आपको दिमाग में थोड़ा पॉज करके सोचना है कि नेफ्रॉन की बात हो रही है या न्यूरॉन की। दोनों स्पेलिंग ऑलमोस्ट एक सा रिदम देती हैं, इस वजह से हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें, एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम जो बचपन से हमें समझाया जाता है।
ये है आपका एक न्यूरॉन का डायग्राम जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले देखें, सिग्नल को ऑप्ट करने का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपका सेल बॉडी है। ये क्या कहलाती है? आपकी सेल बॉडी, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे न्यूरॉन का न्यूक्लियस। किसी भी सेल का ब्रेन होता है भाई। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये होते हैं आपके नेजल्स ग्रैन्यूल्स। नेजल्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को डिस्कवर किया था आपके साइटोप्लाज्म में, तो नाम उसका वही हमने क्या दे दिया? नेजल ग्रैन्यूल्स दे दिया। ओके, सो देखें, ये नेजल ग्रैन्यूल्स हो गए आपके, साइटोप्लाज्म हो गया, डेंड्राइट्स हो गए। ये डेंड्राइट्स आपके ऑन द बेसिस कैटेगरी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जहाँ पर ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिख रहा है, ये एक लंबा पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो जॉइनिंग बना रहा है ये बनाता है आपका एक्सन हिलॉक। एक्सन हिलॉक। ये जो लॉन्ग पार्ट आपको दिख रहा है, एक्सन हिलक बनाया तो भाई निकलेगा अंदर से क्या? आपका एक्सॉन। एक्सॉन डेंड्राइट्स में अभी हम डिफरेंस भी समझेंगे। ओके, आगे हमने क्या देखा? आगे हमने देखा ये है आपका स्वान सेल। स्वान सेल्स। स्वान सेल्स के ऊपर एक कवरिंग आपको दिख रही होगी, ये कहलाती है आपकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की प्रेजेंस के बेसिस पे भी हमने न्यूरॉन को क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेंड्राइट्स के बेसिस पे भी हमने न्यूरॉन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के बेसिस पे तो हमने न्यूरॉन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपका स्वान सेल न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपका एक्सॉन एंडिंग, ये क्या कहलाते हैं? आपके एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहलाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स के नीचे बच्चों ये छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। क्योंकि इनको ओपन होके खुलने के बाद क्या करना होता है? अपने अंदर से केमिकल रिलीज करवाना होता है। जैसे ये न्यूरॉन है, इसी सेम इसके नीचे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ये देखें इस तरीके से। ओके, मैं एक रफली आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये आपका ये इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, ये मैंने क्यों बनाया? ताकि मैं ये स्पेस आपको बता पाऊँ। ये स्पेस क्या है? ये स्पेस कहलाती है आपकी साइनेप्स। क्या कहलाती है? साइनेप्सिस या फिर साइनेप्स। ये है हमारा एक टिपिकल या फिर एक सिंपल, इससे सिंपलेस्ट डायग्राम आपको पूरी बायोलॉजी में शायद कहीं नहीं मिलेगा। एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें। तो अब इसका डिस्कशन करते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बताया, किसके बारे में? डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और क्या करता है? सिग्नल को कैच करने का काम करता है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कैच द सिग्नल, हेल्प्स इन कैचिंग ऑफ द सिग्नल। सबसे पहला पार्ट आपका इज द डेंड्राइट। डेंड्राइट कैच सिग्नल, सिग्नल को कैच करने का काम करता है। क्लियर? सिग्नल की कैच करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो भाई आप
आपको साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। भी सेल का कंपोनेंट है तो जितनी काम आप कराओगे तो सेल के कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो ये वर्क आपकी करेंगी। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निजल ग्रैन्यूल्स, या फिर मतलब जो जिसका जो काम है वो काम करेगा। न्यूक्लियस अपना काम करेगा, निजल ग्रैन्यूल अलग काम करेंगे, साइटोप्लाज्म अलग काम करेगा। डेंड्राइट्स एक अलग स्ट्रक्चर था, तो इसी के बेसिस पे हम न्यूरॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मल्टीपोलर है, ए पोलर मतलब डेंड्राइट्स होंगे ही नहीं। इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया आपका ए पोलर, मैंने बोला यूनिपोलर, ये एक्सन, ये डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आपकी किसकी, हमारे बाइपोलर की, तो 2 पार्ट देख लिए भाई हमने। तो इसी तरीके से आप पूरे के पूरे न्यूरॉन को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ही बोल देंगे, उसमें डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें क्या दिखता है? आगे बढ़ने पर हमें दिखता है आपका डेंड्राइट्स के बाद इसी के अपोजिट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सॉन। एक्सॉन की वजह से ही हमारे न्यूरॉन का जो साइज़ है वो कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं आपके डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट आपकी बॉडी का वो पार्ट है, डेंड्राइट ही एक वो पार्ट है जो कि एक्सन बनाता है, कह सकते हैं। क्योंकि इस डेंड्राइट को अगर मैं खींच के लंबा कर देती हूँ तो वही स्ट्रक्चर आपको क्या दिखा रहा है? एक्सॉन दिखा रहा है। मतलब जहाँ पर डेंड्राइट ब्रांचिंग बिल्कुल यहीं पर हो जाती है, यहाँ एक्सन में नहीं होती। खासियत डेंड्राइट की और एक्सॉन की एक साथ पढ़ लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, कंडक्शन किस चीज़ का? नर्व इम्पल्स का ऑब्वियसली। डेंड्राइट्स की बात करी तो डेंड्राइट्स के अंदर साइटोप्लाज्म, डिफरेंस पूछा जाता है डेंड्राइट्स में और एक्सन में। डेंड्राइट्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक्सन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। एक्सन का साइज लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है। डेंड्राइट्स का साइज एलोंगेटेड नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं। डेंड्राइट, एक्सन हमेशा एक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो ये यूनिपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर, जो पोलैरिटी आप दे रहे हो वो किसके बेसिस पे देते हो? आपके डेंड्राइट्स के बेसिस पर ही देते हो। फिर हम आगे बात कर रहे हैं आपका वो रीजन जो कि एक्सन के अंदर आगे बढ़ने वाला है, वो कहलाता है आपका एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, कनेक्शन है, रीजन है, उसको नाम दे दिया है बस। फिर आ गए एक्सॉन पे। लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, इट डस नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता। साइटोप्लाज्म से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी एक्सन के ऊपर कवरिंग एक तरीके के सेल्स मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आपके स्वान सेल्स बोलते हैं। स्वान सेल्स में अपना खुद का न्यूक्लियस होता है तो वो स्वान सेल न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। दूसरी बात मैंने करी, इसी स्वान सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है एक तरीके की कवरिंग जो कि कहलाती है माइलिन शीथ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, तो इस वजह से अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो कहलाती है माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो वो कहलाती है आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ भी हमने क्या किया है? न्यूरॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये जो एक्सॉन है ये फर्दर ब्रांचिंग कर देता है। एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स बने हैं ये टर्मिनल्स आपके साइनेप्सिस में खुल जाते हैं। जब भी कोई सिग्नल रिलीज होता है, मैं यहाँ पर ही आपको क्या बता दूँगी, मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन बता दूंगी, ताकि ये डायग्राम जो है वो हमारा यूटिलाइज हो जाए और हमें पता चल जाए कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक खासियत और समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया लॉन्गेस्ट सेल पावर हाउस, मतलब डू नॉट कंटेन पावर ऑफ डिवीजन, रीजेनरेशन। ओके, डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे न्यूरॉन में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो नहीं मिलता। जैसे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं मिलती, ऐसे ही आपके न्यूरॉन के अंदर कौन नहीं मिलता? न्यूरॉन के अंदर आपका
सेंट्रोसोम नहीं मिलता। क्लियर, क्योंकि डिवीजन नहीं है। सेंट्रोसोम इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन। न्यूरॉन आपके प्लांट सेल में होते नहीं हैं तो वहाँ भी सेंट्रोसोम की ज़रूरत मतलब होगी नहीं। और यहाँ एनिमल सेल होने के बावजूद भी सेंट्रोसोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूरॉन को डिवाइड करना नहीं होता। ये किस स्टेज में एंटर कर चुका होता है डिवीजन की? ये G0 फेज़ में एंटर कर चुका होता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखना है ये जो पूरा का पूरा पार्ट है। अब क्योंकि न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन के थ्रू जो कंडक्शन है, न्यूरॉन कंडक्ट impulse in the form of electrochemical impulse. Electrochemical impulse. इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में ही जो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट करने का काम करता है। तो न्यूरॉन का कंडक्शन जो है वो क्या है? एक ये मार्क कर देती हूँ मैं ये। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स का मतलब है कि जो नर्व्स के थ्रू जो कंडक्शन करवाया जा रहा है वो कैसे फॉर्म में करवाया जाता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म और दूसरा है आपका केमिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल फॉर्म कैसे जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म जनरेट होती है न्यूरॉन के अंदर। केमिकल फॉर्म कहाँ जनरेट होती है? साइनेप्स के अंदर। मतलब जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप प्रेजेंट था उसको आपने साइनेप्स नाम दिया था, और ये जो गैप साइनेप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ये आपका क्या करता है? ये आपका बेसिकली केमिकल फॉर्म को इम्पल्स मतलब जनरेट करवाता है। अब न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन्स के कंडक्शन के बारे में बात करें तो मैं हेडिंग यहाँ डाल देती हूँ, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सी, सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। सबसे पहला कैसा कंडक्शन है आपका? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। किसके अंदर होती है? इनसाइड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर होता है, स्पेशली एक्सन वाला पार्ट है। अब भाई क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है? आयंस की प्रेजेंस होती है। हमारे पास दो तरीके के आयंस होते हैं, एक तो सोडियम आयंस होते हैं और एक पोटेशियम आयंस होते हैं। मैं डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स समझा रही हूँ। ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डायग्राम नहीं मतलब एक फ्लो चार्ट है किसका? एक न्यूरॉन के एक्सॉन का। जब एक्सॉन एक रेस्टिंग कंडीशन में है, उस कंडीशन में बाहर का जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव और अंदर का जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव। ये कैसी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज। यहाँ पर बाहर तो है नेगेटिव, अंदर है पॉजिटिव। ये क्या कहलाती है आपकी? एक्शन, या फिर एक्शन मत लिखिए, एक्शन पोटेंशियल बाद में समझाऊंगी, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। रेस्टिंग स्टेज है ये वाली और ये है आपकी एक्साइटेड स्टेज। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो आयंस होते हैं। जब रेस्टिंग स्टेज है और जब एक्साइटेशन स्टेज है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, अंदर होते हैं ये इनसाइड, ये आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड।
पोटेशियम आइंस होते हैं इनसाइड, जिसकी वजह से मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। अंदर होते हैं पोटेशियम आइंस और बाहर होते हैं आपके सोडियम आइंस। यहाँ पर उल्टा कर दो, सोडियम आ जाएगा अंदर, क्योंकि अंदर की मेम्ब्रेन आपने कर दी पॉजिटिव और बाहर हो गया आपका के पॉजिटिव, जो कि मेम्ब्रेन को कैसा बना देता है, नेगेटिव। इस स्टेज को मैं पूरा हटा दूंगी और इन 3 पार्ट से एक्सप्लेन करूंगी। जब भी आप नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कर रहे हो तो इन्हीं आइंस का एक्सचेंज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर क्या बनाता है, मूवमेंट ऑफ आइंस क्या बनाता है आपका, मूवमेंट ऑफ आइंस यहाँ पर जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपका किसके थ्रू जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जनरेट होता है, हम सिंपल सी बात करें तो आइंस के मूवमेंट की वजह से। बेसिकली हमारे एक्सन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो क्या होती है, जंपिंग होती है। आइंस की, सोडियम आइंस की, पोटेशियम आइंस की जंपिंग होती है। जब आप एक्साइटेड कंडीशन में हो तो उस एक्साइटेड कंडीशन के अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं। जो इंटरनल सोडियम है वो आते हैं बाहर, बाहर के चार्ज को कैसा मतलब अंदर के चार्ज को कैसा बना देंगे, पॉजिटिव। और अंदर के जो पोटेशियम आइंस हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर। तो जब कंडीशन एक्साइटेड हुई या फिर जब एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करवाना है, तो इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। क्या वर्क करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ये अलग है। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, जब भी एक्साइटेड पोटेंशियल हुई तो 3 सोडियम आएंगे बाहर, आउट, 2 पोटेशियम इन। एक्साइटेड एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल से जब आप रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हो तो रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर हमें इसका ही पार्ट को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और ये जो पार्ट उल्टा होगा इसमें आप पार्ट चेंज कर दोगे कि अब जो 3 सोडियम है वो वापस से बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम जो है वो वापस अंदर आ जाएंगे। मैं 3 कंडीशंस बना रही हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको एक नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो है वो दिखेगा। देखें, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। देखें, ये है अभी कैसी स्टेज, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हुआ। ओके, आगे बढ़े। पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है कि हाल के हाल प्रोसीड करती है, मतलब इसके अंदर टाइम गैप, कोई टाइम डिले नहीं होता। तो जो पार्ट अभी एक्साइटेड था वो वापस से रेस्ट में आ गया और एक्साइटेड वाला आगे हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव कंडक्शन, मतलब जो इम्पल्स है वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। फिर से इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये देखें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये देखिए आपको ये जो इम्पल्स है ये क्या है आपका, अगेन एक्शन पोटेंशियल। मैंने एक साथ चेंज नहीं दिया, वो चेंज मैं आप लोगों को बता चुकी। अगेन एक्शन पोटेंशियल, ये मैं आप लोगों को बता चुकी कि बाहर का नेगेटिव अंदर का पॉजिटिव शो करता है एक्शन पोटेंशियल, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव शो करता है रेस्टिंग पोटेंशियल। पूरा का पूरा न्यूरॉन में जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है वो एक साथ नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, चेंज होता है कि पहले ये पार्ट आगे बढ़ गया, जो सोडियम पोटेशियम थे वो 3 सोडियम को बाहर भेज रहे थे, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहे थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ यही हुई, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर।
पहले वाला जो एक्सॉन का पार्ट है वो पहले वाला पार्ट क्या कर रहा है, वो पहले वाला पार्ट आपका उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि उसको रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल से वापस से किस में एंटर करना है, रेस्टिंग में एंटर करना है। तो यहाँ पे 3 सोडियम जा रहे हैं बाहर और 2 पोटेशियम आ रहे हैं अंदर। तो चाहे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना हो या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस आना हो, सोडियम पोटेशियम पंप्स ही वर्क करते हैं। 3 सोडियम बाहर निकालते हैं, 2 पोटेशियम को अंदर, या फिर 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। क्लियर? यही प्रोसेस की वजह से यहाँ से डेंड्राइट से लेके जो सिग्नल है वो कहाँ तक आ जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाता है। जब एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आपने एंट्री करी तो इलेक्ट्रिकल तो हुआ खत्म, इस इलेक्ट्रिकल ने यहाँ पर ओपन किया किसको, केमिकल को। केमिकल सिग्नल जब आगे बढ़ेगा, केमिकल सिग्नल जब आगे बढ़ेगा तो ये जो केमिकल सिग्नल है, ये केमिकल सिग्नल आपका कुछ केमिकल्स का रिलीज करता है, जिसमें आपका एसिटोकोलिन भी आता है। एसिटोकोलिन्स हैं, गाबा है, कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस केमिकल पार्ट को जनरेट करके किसके कांटेक्ट में आएंगे, दूसरे डेंड्राइट के कांटेक्ट में आएंगे। और जब दूसरे डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में आए तो दूसरे डेंड्राइट के कांटेक्ट में आने पर अब इसने क्या कर दिया, दूसरे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम कर दिया। तो अब आपने क्या समझना है, सिंपल, आपने सिंपल सी ये बात समझनी है कि जब आप किसी भी सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करवाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आपने कितना ट्रांसफरिंग मतलब कितने मेथड इस्तेमाल किए, 2 मेथड इस्तेमाल किए। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और दूसरा क्या है आपका केमिकल कंडक्शन। जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आइंस के थ्रू होता है, आइंस के एक्सचेंज की वजह से होता है, आइंस के मूवमेंट की वजह से होता है। क्लियर? और दूसरा जब मैं बात कर रही हूँ आपकी किसकी, दूसरा हम बात कर रहे हैं यही 2 डेंड्राइट्स के बीच की जो स्पेस है यहाँ पर, क्योंकि भाई आइंस का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। यहाँ पर आइंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव नहीं करवा सकते। इस वजह से आपने कौन सा सिग्नल बनाया, यहाँ आपने बनाया केमिकल सिग्नल। और उस केमिकल सिग्नल को परफॉर्म करवा रहा है आपका कौन, यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स, जिसका नाम है एसिटोकोलिन। तो फिर से एक चीज़ को समझेंगे, हमने क्या बात करी, हमने क्या चीज़ बोली कि जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल करवाया जाता है, ये कंट्रोल करवाया जा रहा है आपका न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के अंदर हमने क्या क्या खास बात पढ़ी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले समझेंगे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 पार्ट्स में, अगेन सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। 2 तरीके के नर्व फाइबर्स की वजह से बनता है, एक तो इफरेंट नर्व फाइबर्स और एक एफरेंट नर्व फाइबर्स। इफरेंट वो जो कि सिग्नल को ले जाने का काम कर रहे हैं और एफरेंट वो जो कि सिग्नल को लाने का काम कर रहे हैं। क्लियर? अब मैंने बोला कि बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलेशन दिया जा रहा है तो वो एक नर्व के बंडल्स की वजह से दिया जाएगा। ठीक है, वो नर्व का बंडल किस यूनिट से बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वो हम डिस्कस कर चुके। क्या क्या कि कोई माइलिन शीट के बेसिस पे, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कोई डेंड्राइट्स के प्रेजेंस के बेसिस पे, कोई आपका नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के बेसिस पे। अभी कोई भी बॉडी में जब कोई सिग्नल दिया जा रहा है मेरी बॉडी में, तो वो 2 तरीके का, एक तो वॉलेंट्री है और एक इनवॉलेंट्री है। अगर वॉलेंट्री है तो भी नर्व्स के थ्रू हो रहा है, और अगर इनवॉलेंट्री है तो भी नर्व्स के थ्रू हो रहा है। मतलब यू आर डूइंग कंटिन्यूसली व्हाट, अ एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स। अब वो जो इम्पल्स को एक्सचेंज करने की बात करी, वो इम्पल्स न्यूरॉन की वजह से ही होता है। ये न्यूरॉन की कुछ खासियत, क्या क्या खासियत, लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का, डिवाइड नहीं करता, इसके साथ साथ इसके अंदर क्या डिवाइड नहीं करता तो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा। ये डिवीजन की किस स्टेज में एंटर कर जाता है, G0 स्टेज में एंटर कर जाता है। और जब ये डिवीजन की G0 स्टेज में एंटर कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर फर्दर इट विल नॉट डिवाइड। ओके, तो अब जब हम आगे बात कर रहे हैं कि जब आप और फर्दर मूव किए, तो फर्दर मूव करने पर आपने देखा कि ये जो न्यूरॉन है ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें पूरा सेल है, बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब एक नॉर्मल सेल से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। बाकी काम फंक्शंस जो हैं वो भी अलग हैं, और जो न्यूक्लियस वगैरह का काम होता है वो तो वही सेम है, जो कि हर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल का वर्क होता है।
क्लियर। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ऐसे सेल का नाम बताइए हमारी बॉडी में जिसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट ना हो, एनिमल सेल। तो सेंट्रोसोम हम अगर वो बोलेगा एनिमल सेल, अगर वो बोल रहे हैं ऐसे सेल का नाम बताइए जो इसमें सेंट्रोसोम नहीं है तो प्लांट सेल भी आंसर हो जाता है। लेकिन वो पूछता है द एनिमल सेल इन विच सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट, तो हम क्या जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिवाइड इन द फ्यूचर कंडीशन में कभी डिवाइड नहीं होता इस वजह से। आगे इसी न्यूरॉन में दो तरीके के कंडक्शन चल रहे हैं। कैसे, जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और जब न्यूरॉन के बाहर आ रहा है कोई भी मूवमेंट तो वो केमिकल सिग्नल का मूवमेंट है। न्यूरॉन के अंदर आइंस का एक्सचेंज आप करवा सकते हो, यहाँ पे सॉल्टेशन मूवमेंट और काफ़ी सारी थेरीज भी दी जाती हैं। वो क्या क्या बोलते हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगातार जंप करते हैं। दो तरीके के न्यूरॉन्स पढ़े, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है वो तेज़ होता है, फास्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का, तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब एज़ कम्पेयर टू द माइलिनेटेड न्यूरॉन कैसा होता है, स्लो होता है। उसके बाद हमने आगे बात करी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है इसके अंदर पूरे के पूरे एग्जाम्स के अंदर एक एक्टिव मूवमेंट चल रहा है। उस एक्टिव मूवमेंट के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, आपके पंप्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। सोडियम पोटेशियम पंप्स की हेल्प से ही मूवमेंट फास्ट हो पाता है। सोडियम पोटेशियम पंप में याद रखेंगे 3 सोडियम जाते हैं बाहर, 2 पोटेशियम आते हैं, 3 सोडियम आते हैं अंदर और 2 पोटेशियम जाते हैं बाहर। रेस्टिंग स्टेज के अंदर आपके न्यूरॉन का जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन का एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसी कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, और एक्शन कंडीशन में इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन कंडीशन ये लगातार जो मूवमेंट हुआ ये न्यूरॉन के जस्ट पार्ट में आगे से आगे होता है। पूरा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन एक साथ एक्सचेंज नहीं होता, और ये नैनो सेकंड का प्रोसेस होता है कि भाई आपने कोई मेरे पिन टच किया तो मैंने अपने हाथ को क्या किया, पीछे की तरफ ले गई सडन। तो मतलब इस टाइम पीरियड में सिग्नल चला भी गया और आ भी गया। तो आप ये सोचिए कि एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कितना फास्ट चलता होगा। यही फास्ट सिग्नल जो मूव कर रहा है, ये फास्ट सिग्नल आपका क्या करता है, ये फास्ट सिग्नल पूरे के पूरे न्यूरॉन्स में मूवमेंट को आइंस के मूवमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने क्या देखा, जहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग पे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए आइंस के एक्सचेंज करने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट साइनेप्टिक नॉब्स को स्टिमुलेट करके ओपन कर देता है, और साइनेप्टिक नॉब को स्टिमुलेट करके ओपन करके ये क्या कर देगा, यहाँ से केमिकल्स का रिलीज करवाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल है आपका एसिटोकोलिन। आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी बोला जाता है। केमिकल सिग्नल को देने वाले जो केमिकल्स हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। केमिकल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द नर्व सिग्नल को, नर्व इम्पल्स को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से एक से दूसरे सिग्नल पे ऑप टू वापस से यही प्रोसेस चलेगा, और ये ब्रेन तक और ब्रेन से वापस। अब ये जो मूवमेंट चला ये आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।